नमस्कार, मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम एक बार फिर से मौर्यकालीन स्रोत सामग्री के चौथे महत्वपूर्ण भाग पर अध्ययन करने वाले हैं और यह टॉपिक है यूनानी साहित्यों पर संबंधित। यूनानी साहित्यों में मौर्यकालीन जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं, उसको हम लोग इस पार्ट में देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पिछले हिस्से में अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो पिछले हिस्से में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्यकालीन जो भी महत्वपूर्ण स्रोत सामग्रियां हैं उनके बारे में। तो उसे भी आप हमारे उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जो भी आपको शो हो रहा होगा। इसके अलावा इसके जो पहले महत्वपूर्ण तीन पार्ट हैं उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपको मौर्यकालीन स्रोत सामग्री के विषय में एक समझ विकसित हो पाएगी। तो चलिए सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं और यूनानी साहित्यों में देखते हैं मौर्यकाल के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को प्राप्त होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अन्य यूनानी लेखकों के विवरण को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विशेष करके सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैबो के बारे में, जिन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका की रचना की है और इसमें मौर्य काल के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। स्ट्रैबो के बारे में अगर बात करें, स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरणों को अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में शामिल किया है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ निकल करके आ जाता है कि यूनानी पुस्तक ज्योग्राफिका के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, इसके लेखक स्ट्रैबो थे और इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ अपने पुस्तक में लिखा है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हमें दिखाई देता है वो है भारतीय राजा चंद्रगुप्त के पास इतनी बड़ी विशाल सेना है कि वह यूनानी शासकों को चुनौती दे सकता है। इस तरह की जानकारी हमें स्ट्रैबो के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण लेखक है वो है प्लूटार्क। इनकी पुस्तक का नाम है लाइव्स। तो लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लूटार्क है। और प्लूटार्क ने लिखा कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराकर उससे विवाह संबंध स्थापित किया। हालांकि किसी भारतीय स्रोत में इस वैवाहिक संबंध की चर्चा हमें नहीं मिलती है। केवल यूनानी साहित्यों में ही हमें ये चर्चा मिलती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य 305 ईस्वी में, कब 305 बीसी में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक समझौता हुआ था और इसी के मध्य सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। हालांकि भारतीय स्रोतों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसकी जानकारी हमें प्लूटार्क देता है। इस संधि के बाद सेल्यूकस ने गांधार, काकेसिया है ना, जो क्वेटा का प्रांत है, और गॉड्रेसिया जो बलूचिस्तान है के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए और बदले में 500 हाथी प्राप्त किए थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है और इसके बारे में भारतीय विवरण में तो हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, लेकिन प्लूटार्क के लाइफ से हमें इस संधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण यूनानी लेखक हैं वो है जास्टिन, जिनकी पुस्तक का नाम है फिलिपिक हिस्ट्री। और जास्टिन ने लिखा कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के गवर्नरों को हराकर भारत को यूनानी शासन से मुक्त किया। इन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है और सिकंदर के ही गवर्नर थे, आपको पता होगा, सेल्यूकस निकेटर, जिसको हरा करके आप ऐसा कह सकते हो जो विदेशियों का भारतीय प्रांत पर कब्जा हो गया था, उसे मुक्त कराने में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इसके बारे में हमें जस्टिन की फिलिपिक हिस्ट्री से जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसने यह भी लिखा है कि चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना साम्राज्य का निर्माण किया, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया है। तो जस्टिन के बारे में ये हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है और जस्टिन के से ही हमें भारतीय खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो महत्वपूर्ण लेखक है वो है एरियन और डियोडोरस, और इन दोनों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य शासन के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दिया है। इन लेखकों ने
भारत के भूगोल, नदियों और सैन्य शक्ति का वर्णन किया है। उन्होंने मौर्य सेना में हाथियों के प्रयोग की प्रशंसा की है ना? हाथियों का जिस तरह से कुशल प्रयोग मौर्यों ने सबसे पहले किया था, क्योंकि आपको पता है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में जब हम इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें मौर्य शक्ति इसीलिए अन्य महाजनपदों से आगे बढ़ी क्योंकि यहाँ के राजाओं ने, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं, इससे पहले के भी जो राजा थे, चाहे महापद्मनंद हो या फिर शिशुनाग हो या अजातशत्रु हो, इन लोगों ने हाथियों का प्रबंधन बहुत ही कुशल तरीके से सेना में किया था। और जिस कारण से आप कह सकते हो वह समकालीन जितने भी राज्य थे सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में मगध साम्राज्य उभर करके सामने आ पाया था। अब यूनानी स्रोतों की कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं इसको हम देख लेते हैं, है ना? नेट जेआरएफ की क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहे हो तो आपके लिए थोड़ा गहराई से अपने समझ को विकसित करना आवश्यक हो जाता है। यूनानी लेखकों ने भारत को एक विदेशी दृष्टि से देखा है, इसलिए कुछ विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण और भ्रामक हो सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत सारे यूनानी लेखक ऐसे भी हुए जो कभी भारत आए ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो भारत आए उनके मध्य से जानकारियां प्राप्त की और उसे अपने पुस्तक में लिखा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें एक समस्या भी हो जाती है कि वो अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाती है, कुछ सुना और उससे ज्यादा करके लिख दिया, है ना? तो इस तरह से बहुत बार भ्रामक जानकारियां भी हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा मेगास्थनीज ने वर्ण व्यवस्था को समझने में भूल कर दी, क्योंकि उसने जाति व्यवस्था को यूनानी ढंग से समझने का कोशिश किया। वो चूंकि भारत में रहे, ये भी सही है, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय समाज को यूनानी नजरिए से देखने का प्रयास किया और इस कारण से वो भारत की वर्ण व्यवस्था को समझने में पूरी तरह से चूक गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज ने भारत में 7 जातियों का उल्लेख कर दिया जो उसके कर्म के आधार पे था। इंडिका का मूल ग्रंथ लुप्त हो चुका है, इसलिए हमें केवल अन्य लेखकों के उद्धरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से यूनानी जो साहित्य है, यूनानी लेखकों का जो विवरण हमें प्राप्त होता है, उसमें कुछ कमियां हैं, यह स्पष्ट रूप से हमें दिखलाई देती है। तो अगर वीडियो आपको आप लगातार पसंद आ रहा है, आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। अगर मुझसे डायरेक्टली कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई अगर आपको किसी चीजों पर स्पष्टता और चाहिए या कोई और ऐसा टॉपिक चाहिए जिस पर आपको कोई ऐसा वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, है ना? और सब्सक्राइब तो करें ही, उसे भूलें ना सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार आप लोगों के बीच लेकर के आते रहेंगे। बिंदुसार के संदर्भ में प्रमुख यूनानी स्रोत। अब थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली, बिंदुसार के विषय में भी बहुत सारे यूनानी स्रोत हैं जहां पे हमें अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। इसको भी हम एक नजर में देख लेते हैं कि बिंदुसार के संदर्भ में प्रमुख यूनानी स्रोत क्या कह रहा है। एक लेखक हुए हैं जिनका नाम है एथेनायस, जिनका पुस्तक का नाम है डिप्नो सोफिस्टाई, और ये 3री शताब्दी ईस्वी की पुस्तक है एथेनायस का। और एथेनायस ने लिखा है कि सीरिया के सेल्यूकद वंश के राजा जिसका नाम था एंटीयोकस प्रथम, है ना, इनके साथ एक प्रकार से कह सकते हो कूटनीतिक संबंध बिंदुसार का बहुत ही बेहतर संबंध था और एक दूसरे के साथ पत्राचार करने का उल्लेख मिलता है ना। इसमें बिंदुसार ने एक पत्र भेजा था जिसमें उसने मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। किसको किया था? एंटीयोकस प्रथम को। किसके द्वारा किया गया था? बिंदुसार के द्वारा। बिंदुसार को एंटीयोकस ने क्या जवाब भेजा? शराब और अंजीर तो भेज दूंगा, लेकिन यूनानी दार्शनिकों को बेचा नहीं जाता है, ये हमारे यहाँ के कानूनों के खिलाफ है। इस तरह से दोनों के बीच पत्राचार संबंध था। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों राज्यों के बीच एक कूटनीतिक संबंध था और एक दूसरे के बीच अच्छा संबंध था, मधुर संबंध था। इससे पता चलता है कि बिंदुसार का सेल्यूकद साम्राज्य के साथ राजनयिक संबंध था। स्ट्रैबो की ज्योग्राफिका में बिंदुसार के बारे में क्या कहा गया है? स्ट्रैबो ने बिंदुसार को अमित्र के टस, बहुत इंपॉर्टेंट है
है ना। यूनानी साहित्य में खासकर स्ट्रैबो ने बिंदुसार के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है अमित्रोचेटस या अमित्रोकेटस, जो संभवतः संस्कृत के अमित्र घात यानी शत्रुओं का विनाशक का यूनानी स्वरूप है। उसने लिखा है कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत की ओर विस्तार की नीति जारी रखी। इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने भी अपनी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको आगे बढ़ाया और मौर्य साम्राज्य को दक्षिण भारत में और गहराई के साथ स्थापित करने में कामयाबी प्राप्त की। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसे आप लोगों ने देखा, समझने का प्रयास किया, खासकर यूनानी साहित्यों के बारे में। तो आज तक के इस वीडियो में यानी 4 महत्वपूर्ण कालखंड में मैंने आपको जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं मौर्यकालीन स्रोत सामग्री के, उसे मैंने बतलाने और समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा और भी बहुत से अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सिक्के वगैरह अगर मिले हैं जो पंचमार्क कॉइन है, तो इन सब के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अगले हिस्से में, अगले भाग में। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से हम आपको दोहरा रहे हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम और मोटिवेट हो सके और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए ला सके। इसके अलावा आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।